So here we have a new chapter of history, class 8, the making of national movement 1870 and 1947. तो 1870 से 1947 के बीच में नेशनल मूवमेंट तैयार होते हैं। इससे पहले के चैप्टर में हमने कुछ देखा है कि किस तरीके से रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, उसके बाद उसको कैसे ब्रिटिश डिस्ट्रॉय करती है, कैसे उसको दबाती है, और उसी के साथ साथ में हम देख रहे हैं कि आगे द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म कैसे हमारे भारतीयता का और जो राष्ट्रीयवाद को होता है वो उदय होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि जो भी द एबव मेंशन्ड डेवलपमेंट लेड टू द पीपल, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आने लगा था भाई साहब ये जो भारत देश है, ये भारत देश आकर है तो है किसका? ये जो यहाँ पे हम भारत देश की बात कर रहे हैं, ये भारत देश किसके लिए है और क्यों है? तो आज का क्रूशियल क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप दिस कंट्री ऑफ इंडिया, ये भारत देश है क्या, है ना? तो ये बात दिमाग में आती है उनके। फिर ये बात कहते हैं कि एंड होम टू इज इट मीन, और इसका आखिर मतलब क्या है, सच में हमारे लिए है कि नहीं है? तो इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, तो आंसर आता है कि पीपल ऑफ इंडिया रिस्पेक्ट ऑफ क्लास, कि भारत देश जो है चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग रह रहे हो, कैसे भी लोग रह रहे हो, इन सबसे परे होकर के भारत देश भारत के लोगों के लिए ही है। और ये सारी चीजों का तभी संभव हो पाएगा जब ये जो कंट्रोल है, ये यहाँ पर एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो हमारा जो कंट्रोल जो भारत की सारे संसाधनों पे कंट्रोल है, किसके अंडर में है? इंडिया का, ये ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में है। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये भारत के लोगों के लिए ये भारत पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें यहाँ पर हमें फर्स्ट देखने को मिलती हैं। फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं दिस कॉन्शियसनेस बिगिंस टू बी क्लियरली स्टेटेड बाय पॉलिटिकल एसोसिएशन। ये सारी चीजें देखते सुनते हुए नई सभाएं, नए पॉलिटिकल पार्टीज का गठन होने लगता है, जिनमें से हम देखते हैं काफी सारी पार्टियां जहाँ पे बनती हैं, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और ऑफ कोर्स एक और जो हम बड़ी पॉपुलर पार्टी है, और हमेशा हर किसी जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो एक पॉपुलर पार्टी सुनते ही हैं, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सारी पार्टीज बनती हैं कब से कब तक के बीच में? 1870 से 1880 के बीच का ये सारी पार्टीज को हमको देखने मिलता है, और ये पार्टीज बनती हैं। पूना सार्वजनिक सभा, इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि सार्वजनिक सभा यानी कि सभी लोगों के लिए, टू ऑल द पीपल्स, ये समझौता, ये सभा तैयार होती है जो कि सारे व्यक्तियों के, भारत के सभी व्यक्तियों के लिए ये कमेटी तैयार होती है। पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से तैयार होती है, हालांकि ये फंक्शन करती है एक स्पेसिफिक पार्ट पे फंक्शन कर रही थी, पर ये जो सोच थी लोगों के लिए थी, पूरे भारत देश के लोगों के लिए ये सोच रखी गई थी। India, not those of any one religion, community or class, they worked with the idea that the people should be servers। इनका क्या मानना था कि ये जितने भी व्यक्ति हैं हमारे भारत में, they worked with the idea of the people should be servers। उन सभी लोगों को क्या होना चाहिए? खुद में संप्रभु होना चाहिए, खुद सक्षम होना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ भी मिलता है हमको, देखिए यहाँ पे हमको क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है सर्वर्स का आखिर मतलब क्या है। तो द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, किसी की हस्तक्षेप के बिना हम खुद में अपना डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो, इसका मतलब होता है सोवर्स, संप्रभु। ठीक है, अ मॉडर्न कंसिस्टेंस एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म, इन अदर वर्ड्स they were to believe that Indian people should be empowered to take decision regarding their affairs। यही बात जो अभी मैंने बताया कि वो खुद से सेल्फ डिसीजन ले सके, इस तरीके के किसी भी तरीके के समझौतों में, किसी तरीके के मुद्दों में वो खुद में डिसीजन लेने में संभव हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सोवर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये बात सामने आती है दैट क्लासिफिकेशन विद द ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड। अब ब्रिटिश रूल के जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में देखते हैं। 1870 से 1880 के बीच में उन्होंने नए नए नियम चालू कर दिए, और जिन नियमों के कारण काफी सारी दिक्कतें और चालू था। एक उन्होंने निकाला था आर्म्स एक्ट 1878 में, 1878 में एक आर्म्स एक्ट निकाल दिया, जिसमें वो कह देते हैं कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को कानून, ये कानून बनाया जाता है कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को वो सशस्त्र जो हमारे शस्त्र होते हैं, अस्त्र शस्त्र, उनको रखने का अधिकार नहीं है, आर्म्स का। ऑब्वियसली बात है कि जो का रिवॉल्ट होता है, 1892 में इतना बड़ा विद्रोह होता है, उसके
उसके बाद में ये लोग काफी ज्यादा भयभीत हो चुके होते हैं, तो बड़े प्यार से ये लोग एक नया नियम निकालते हैं, कहते हैं कि भैया आप लोग ये क्या करेंगे, अपना अब आर्म्स वगैरह नहीं रख पाएंगे। एक और नियम निकलता है उनका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसी टाइम पीरियड पे एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निकलता है, जो कि होता क्या है कि आप लोग कोई भी प्रेस की स्वतंत्रता इनकी छीन ली जाती है। और तब तक कैसे छीनी जाती है उस पर भी कैसा है कि आप लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं छाप सकते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ में अगर आप छापोगे तो वो क्या कर दिया जाएगा, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यहाँ पे लिखा है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज आल्सो एनेक्टेड टू एन effort to the silence those who were critical of the government। जो निंदक हैं किस तरीके के, गवर्नमेंट की अगर निंदा करते हैं तो इनके लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निकाला जाता है। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, हिरासत में ले लेंगे उनकी सारी मशीन वगैरह जो न्यूज़पेपर जिससे प्रिंट होते हैं, उन सारी मशीनों को क्या करेगा, अंग्रेज शासन जब्त कर लेगा। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है यहाँ पर। और अगर कोई भी ये किसी भी मुद्दों पर, किसी भी उनके नियमों पर, उनके खिलाफ आवाज उठाता है, न्यूज़पेपर में कहीं प्रिंट होता है, तो ये ऑब्जेक्शनेबल चीजों पे ये सारी चीजें आती है। 1883 में इन 1883 देयर वाज अ क्वारल ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस एल्बर्ट बिल। अब मजे की बात एक यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, यहाँ पर एक एल्बर्ट बिल लाया जाता है। हालांकि एल्बर्ट बिल की जो बात हम करते हैं, एल्बर्ट बिल जो होता है वो लाया गया था, और उसमें एल्बर्ट बिल में था क्या, एल्बर्ट बिल में था कि भाई अगर कोई वो चल रहा है कानून, यूरोपियन कोई व्यक्ति है, उस यूरोपियन व्यक्ति के खिलाफ कुछ मुद्दे पे केस चल रहा है, उसकी समीक्षा करने के लिए, उसकी हियरिंग के लिए हमारे भारतीय जो जजेस हैं उसकी सुनवाई कर सकते हैं। ये एल्बर्ट कॉटन एल्बर्ट जो थे उनके नाम पर ये एल्बर्ट बिल आता है। ठीक है, उस टाइम पर ये एल्बर्ट बिल प्रस्ताव पर रख दिया जाता है, पारित भी हो जाता है। पर इसका यूरोपियंस जो थे, ब्रिटिशर्स थे, जो यूरोपियंस थे, इसका काफी विरोध कर देते हैं और कह देते हैं कि भाई साहब ये यूरोप में ये जो लोग हैं, जो इंडियन जजेस हैं, ये यूरोपियन लोगों के केस वगैरह की हियरिंग करने के लिए सक्षम नहीं है। और इसका विरोध होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर उस बिल को विड्रॉ कर लिया जाता है, गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल। इंडियंस वर enraged, the event highlighted the racial attitude of the British India। और जिसके कारण क्या पता चलता है, जिसके कारण क्लियर पता चलता है कि किस तरीके से ये लोग जो हैं रेसिज्म में बिलीव करते हैं। इस तरीके से ये हमको एक चीज और यहाँ पर क्लियर पता चल जाती है यहाँ पर कि रेशियल एटीट्यूड भी ब्रिटिशर्स का देखने को मिलता है। क्लियर है? The need for all the Indians organization of educated Indians had been felt since 1880। अब धीरे धीरे यहाँ पर एक इंडियन एजुकेशन जो थी, वो एजुकेटेड इंडियंस हैड टू ऑर्गेनाइज। यहाँ पर द नीड ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन of educated Indians had been felt since 1880, but the Elward Bill controversy deepened this desire। धीरे से वो लोग सोच रहे थे कि कुछ पढ़े लिखे लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए, एजुकेटेड पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। पर यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय ब्रिटिशर्स की जो समस्याएं थी, ब्रिटिशर्स की जो सोच थी रेसिज्म के डिपेंड करते हुए, इसको देखते हुए ये सारे जो मुद्दे थे और जो इच्छाएं थी वो दब के रह गई। उसी बीच पे 1865 के टाइम पर, 1865 के टाइम पर क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी स्टैब्लिश हो जाती है और अपने 72 डेलीगेट्स को अपॉइंट कर देती है। 72 डेलीगेट्स कहाँ से आते हैं, पूरे भारत देश के अलग अलग 72 रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार होते हैं, जो अपने अपने राज्यों के, अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे एक जगह पर ला करके इकट्ठे डिस्कस करेंगे। इस पे मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, मेट एट बॉम्बे। दिसंबर 1885 पे, 1865 नहीं 1885 पर बॉम्बे में ये एक सभा तैयार होती है, बैठक होती है, जिसकी लीडरशिप में कौन कौन थे, दादा भाई नेहरू और फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और इस तरीके से और भी अन्य लोग यहाँ पर होते हैं। क्लियर है? अब दादा भाई नेहरू जी की बात करें तो दादा भाई नेहरू जी एक बिजनेसमैन थे, पब्लिसिस्ट थे, जो कि बाद में लंदन में जाकर के सेटल हो जाते हैं, फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। और कुछ समय के बाद में ये क्या हो जाते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी, जो वहां पर लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक सदस्य अपॉइंट हो जाते हैं, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर। अब अच्छा बात कर लेते हैं हम कि जो
एओयू एक रिटायर्ड ऑफिसर थे ब्रिटिशर्स के, इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की एडवाइस दी थी बनाने की कि आईएनसी एक फॉर्म करते हैं जिसमें जो भी समस्या होंगी आप लोग एक साथ में बैठ करके डिस्कस करेंगे और फिर फाइनलाइज करके ये सारी जो समस्या होंगी ये जाकर के वहां पर वाइसराय को हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इससे इतना पॉसिबल है नहीं कि सारे लोग एक एक करके जाएं और वाइसराय को समस्या बताएं। तो एक समराइज करके एक ब्रीफ हिस्ट्री पर ब्रीफली सारे को कॉम्पैक्ट कर लिया जाएगा कम, और उसके बाद में यहाँ पर हम वाइसराय को ये सारी चीजें दिक्कत बता सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर a nation in the making. It has often been said that Congress is the first 20 years was moderate. अब बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर आप लोगों ने कभी इतिहास पढ़ा होगा या कभी सुना होगा तो ये आपको ये पता होगा कि शुरुआत के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआती 20 साल होते हैं उस 20 सालों में ये काफी मॉडरेट थी। मॉडरेट इन द सेंस it is the object and method during this period it demanded a greater voice for Indians in the government and in the administrations. It wanted legislative councils to be made more representatives. वो धीरे धीरे क्या कहती है और भी लोग 72 डेलीगेट्स अभी अपॉइंट किए गए थे, वो सोचती है कि और भी ज्यादा डेलीगेट्स यहाँ पर अपॉइंट कर दिए जाए हर क्षेत्र के लिए, give more power and introduce to in provinces where none exist, और धीरे धीरे वहां पर भी लोगों को पहुंचाया जाए, वहां पर भी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे हैं हमारे यहाँ के आईएनसी के जहां पर कोई भी अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है। If demanded that Indian be placed to in high position in the government, for this purpose it called for civil service examination. इसी के साथ साथ में वो लोग और ये अच्छी डिमांड करते हैं कि इंडियन सिविल सर्विस जो होती है जैसे कि हमारे यहाँ पर आज की डेट पे यूपीएससी की एग्जाम दे करके आईएएस फॉर्म होते थे, ये आईएएस से पहले आईसीएस की एग्जाम होते थे, और जो कलेक्टर्स होते थे या जो गवर्नर्स के ऑफिसर्स होते थे वो आईसीएस एग्जाम क्रॉस करके आईएएस एग्जाम पास कर करके यहाँ पर अपॉइंट होते थे। दो इंडियन सिविल सर्विस में भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडियंस बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। उस टाइम पर एग्जाम जो होता था वो कहाँ होता था, केवल लंदन में होता था, और लोग बाग यहाँ कह रहे थे कि भाई लंदन जाना तो पॉसिबल बहुत दिक्कत होती है लोगों को जाने में, तो एक एग्जाम जो इंडिया में ही लोगों को अपॉइंट होना है तो एग्जाम भी कहाँ होना चाहिए, एग्जाम भी इंडिया में ही अपॉइंट हेल्ड होना चाहिए। ये सारी बातें डिमांड रखी जाती है। द डिमांड ऑफ इंडियनाइजेशन of the administration was part of movement against racism. अब ये रेसिज्म को हटाने के लिए ये सारी प्रोसेस चल रही थी, क्योंकि अभी हमने देखा कि एडवर्ड मिल ने किस तरीके से रेसिज्म दिखाया, और इसी तरीके से ये बात जब डिमांड आती है हमारे इंडियंस की कि इंडियनाइजेशन होना चाहिए, यानी कि भारत के लोग ही भारत में प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होने चाहिए ताकि जो भेदभाव है वो खत्म हो सके। Since most important jobs at time were monopolized by white, तो जितनी भी मुख्य जो मेन पावरफुल पोस्ट होती थी वो किसके हाथों में होती थी, गोरों के हाथ पे हो रही थी। एंड द ब्रिटिश जनरली अज्यूम दैट इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, और ब्रिटिशर्स सोचते थे कि अरे यार इन लोगों को क्या ये लोग रिस्पांसिबिलिटीज नहीं देनी है, चाहे उनको इतना डर था कि अगर ये पावर्स ले लेंगे तो शायद हम ना यहाँ पर रह पाए टिक पाए, और या फिर ये उस यहाँ पर तो हिस्ट्री में हम लोगों को बताया गया कि वो लोग सक्षम नहीं थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों को काफी ज्यादा डर था। Since British officers were sending a major part of their large salaries home, Indianization it was hoped would also reduce the drain of wealth in England. Other demands include the separation of the judiciary from the executive. और भी क्या डिमांड थी, एक तो क्या था कि जो सैलरीज थी तो गिवन पोजीशन, सिंस ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो अपने मैक्सिमम सैलरी का काफी ज्यादा हिस्सा अपने फैमिलीज के पास भेज देते थे, घरों में भेज देते थे, और बाद में जो खर्चा था वो यहीं के लोगों के यहीं को वसूल करके रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन के बाद में जो जबरदस्ती का शोषण होता था उसके बाद में अपना खर्च चलाते थे, और सैलरी जो थी वो वहीं अपने घर भेज दिया करते थे। उनके साथ साथ में हमारे भारतीयों की एक और डिमांड थी कि इनको क्या करना चाहिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, न्याय व्यवस्था को और कार्यपालिका को अलग अलग करना चाहिए। साथ ही साथ में एक और बात कहते हैं द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट। रिपील का मतलब होता है उस चीज को अनडू कर देना, यानी कि जो चीज बंद की गई थी या बंद की गई थी चालू कर देना या वापस से पलट देना, तो रिपील किया गया रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि आर्म्स एक्ट में लोगों को कहा गया था कि आप लोगों को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है, अपने जो भी और हथियार हैं
उन सभी को रखने का अधिकार नहीं है। तो इसको रिपील करके लोगों को कहा गया कि भाई आप लोग फ्रीडम के साथ रह सकते हैं, जिसको कोई हथियार रखने हैं वो रख सकता है, और साथ ही साथ में फ्रीडम है किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने की या स्पीच करने की, बोलने की। व्यक्ति अपने अभी जो भी अभिव्यक्ति का अधिकार जिसको हम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये अधिकार भी मिल गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी मतलब कि हटा दिया गया था। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशू। इसी के साथ साथ में क्या हुआ, कांग्रेस ने इकोनॉमिक इश्यूज पे भी मुद्दे उठाना चालू कर दिया। इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड famines, increase in the land revenue had improvised peasant and zamindars, and export of grains to Europe had created food shortage। अब हो क्या रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस मुद्दा उठा रही है कि भाई पैसों की तो बड़ी दिक्कत आ रही है, आर्थिक स्थिति में संकट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लोग जो है काफी ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं, कंटिन्यूसली ग्रेजुअली ये लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू को, रेट को बढ़ाते जा रहे हैं। साथ ही साथ में जो हमारा अनाज होता है, जो जिसको हम अपने लोकल भाषा में गल्ला कहते हैं, तो वो अनाज को हमारे उसको क्या करते हैं, यूरोप भेज देते हैं, जिसके कारण शॉर्टेज आ रही थी, स्टोरेज में भी शॉर्टेज आ रही थी, फूड स्टोरेज पे भी हमारी शॉर्टेज पड़ रही थी, कमी पड़ रही थी। तो कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। कांग्रेस ने कहा कि भाई एक काम करो, पहले नंबर तो अब जो अपना टैक्स बढ़ा रहे हो उसको कम करो। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भी खर्च में भी कमी लाओ, ये फालतू के जो आप खर्च एक्सपेंडिचर पे मिलिट्री पर कर रहे हो उस पर भी कटौती करो। और साथ ही साथ में जो मोर फंड्स फॉर इरिगेशन, इट पास्ड मेनी रेजोल्यूशन ऑन द सॉल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स अब्रॉड, and the suffering of forest dwellers caused by an interfering forest administration, all the so that despite being a body of educated elite, and the Congress did not talk only on the behalf of professional group, जमींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो बात क्या गई, ये कांग्रेस ने और भी मुद्दे उठाए, जिसमें से सॉल्ट टैक्स के बारे में बताया कि ये भी आप, जैसे आपने अगर याद हो कभी ना कभी पढ़ा होगा नमक कानून के बारे में, तो नमक कानून के बारे में कहा गया जो इंडियन लेबरर्स थे उनको बाहर विदेशों में ट्रीटमेंट मिल सके अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो। साथ ही साथ में जो लोग खेत, जिनको जंगलों से बाहर निकाल दिया, जंगल में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, उनको जो परेशानी हुई थी उसको भी आप थोड़ी सा ध्यान में रखते हुए उस पर भी कुछ ना कुछ उपाय ढूंढिए। तो ये सारी बातें थी। द मॉडरेट लीडर वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। और मॉडरेट लीडर जो थे, जो बड़े प्यार से बात करते थे, वो ये बताना चाहते थे उन लोगों को, जनता को साथ में ये अवेयर कराना चाहते थे कि भाई साहब कोई दिक्कत हो रही है तो उसके बारे में, ब्रिटिश रूल की कोई दिक्कत हुई उसके बारे में जानो समझो, और उसके साथ साथ में उसके खिलाफ आप आवाज उठाओ। दे पब्लिश न्यूज़पेपर, रोट आर्टिकल्स एंड सोल्ड। अब किस तरीके से वो लोगों को अवेयर कर रहे थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश कर रहे थे, न्यूज़ डाल रहे थे, एंड सो हाउ ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक ruin ऑफ द कंट्री। कैसे हमारे भारत देश में ब्रिटिशर्स इकोनॉमिक कंडीशन को खराब करते जा रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति पर संकट ला रहे हैं। They criticize British rule in their speeches and sent representatives to the different parts of the country। तो ओवरऑल यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से समस्या जाएगी, इसको अवेयर करने के लिए भाई पब्लिक की भी तो सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो पब्लिक को ये सारी चीजें बता रहे थे। फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात यहाँ पे आती है। बाय द 1890s many Indians began to raise question about the political style of Congress। अब काफी सारे लोग जो थे इस तरीके से, जो कांग्रेस सिर्फ शांति वार्ता पे ध्यान दे रही थी, बड़े बड़े पेपरों पर ये न्यूज निकालती थी, आर्टिकल्स निकालती थी, इस पर लगभग 1880-90 आते तक सवाल उठाने लगे कि क्या कर रहे हो, किस तरीके का मेथड है, कुछ अपनी स्टाइल को चेक करो। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब के लीडर जो थे, जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, जो कि काफी ज्यादा एग्रेसिव लीडर्स थे, ये हाथ जोड़ करके काम करवाने वाले लोग नहीं थे। ये तो कहते थे लाठी ठोक करके हम काम करवाएंगे, हमको तो काम चाहिए, क्योंकि आप हमारे भारत देश में रह रहे हो, ना कि हम आपके यहाँ पर जो हम समझौता कर रहे हैं, तो आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो लाल बाल पाल जो हमारे थे, इन्होंने एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स, इन्होंने बड़ी एग्रेसिव होकर के क्या करते हैं, ऑब्जेक्शंस उठाते हैं। दे क्रिटिसाइज मॉडरेट फॉर देयर, पहले नंबर तो इन्होंने जो समझौता शांति वार्ता वाले मॉडरेट लीडर्स थे ना, नरम दल वाले लोग, इनको सवाल उठाते कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो,
भाई इस तरीके से काम नहीं होगा ये हाथ जोड़ करके कि भाई ये कर दो वो कर दो, हम गरम दल वालों के हिसाब से काम करते हैं। तो उन्होंने सेल्फ रिलेटेंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क पे कहा कि नहीं आर्ग्यू करते हैं, बहस करेंगे, हमारा हक है, हम इसको लड़ करके लेंगे। They argue that people must rely on their own strength, not on good intention। भाई प्यार से बात करने वाला काम नहीं चल पाएगा, इनको तो थोड़ी सा कड़क स्ट्रिक्ट होकर के बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बात करते हैं मस्ट फाइट फॉर स्वराज, हमको अपने खुद के हक के लिए, स्वराज के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, ये जनता को जानना पड़ेगा। तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माय बर्थ राइट। तो तिलक जो थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक स्लोगन दिया कि हम जो स्वतंत्रता है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस तरीके का स्लोगन कौन बोलता है, कौन देते हैं, हमारे बाल गंगाधर तिलक का ये स्लोगन है। ठीक है, इसी के साथ साथ में 1905 में वायसराय जो थे कर्जन पार्टीशन। एक और मजेदार बात यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने दिमाग के हिसाब से कर देते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन कर देते हैं। At that time, Bengal was the biggest province। बंगाल का था एक संभालने में उनको दिक्कत होती क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता था बंगाल। बंगाल से आज के डेट में जो बंगाल दिख रहा है, हम चाहे इंडिया का बंगाल बोले या ओवरऑल बांग्लादेश बोले, ये तो ओवरऑल बांग्लादेश कंट्री पे ही आ रहा है, संभालना बड़ा मुश्किल होता था। और इस बंगाल को संभालने में दिक्कत होने के कारण इन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। कब? 1905 में। किसने किया? वायसराय कर्जन के द्वारा। यहाँ पर 1905 में वायसराय कर्जन के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। तो इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट ऑफ द बंगाल में उस टाइम पे सिर्फ बंगाल नहीं आता था, बिहार और उड़ीसा के कुछ पार्ट भी आते थे। ब्रिटिश आर्ग्यू फॉर डिवाइडिंग बंगाल। आपको रीजन क्या बताते हैं वो भी सुनिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इसमें जो प्रशासन करने की क्षमताएं होंगी वो बढ़ जाएगी, ये रीजन बताते हैं। क्या कि उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समस्याएं जा रही थी, सो कॉल्ड रीजंस उस टाइम पे ब्रिटिशर्स बताते हैं। बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन? हुज कन्वीनियंस, किसको समस्याएं जा रही हैं? जनता को समस्याएं जा रही हैं, आपको समस्या जा रही हैं, ये सारी चीजें सामने आती हैं। टू द इंटरेस्ट ऑफ, असल में ये जो सुविधा थी ये अंग्रेज अपनी सुविधा को देखते हुए करते हैं। Officers and the businessmen. Even so, instead of removing of non-Bengali area for the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam। अब उन्होंने ईस्ट बंगाल को असम के साथ में मर्ज कर दिया। The main British motive were to curtail the influence of Bengali politicians and split the Bengali people। अब इन्होंने क्या नियम लगाया? इन्होंने दिमाग लगाया, काम करते हैं, लीडर्स को थोड़ी सा डाइवर्ट करते हैं। तो अलग अलग लीडर्स अलग अलग सोच में दूरी रखेंगे तो थोड़ी सा हमको सेफ्टी रहेगी। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, फूट डालो और शासन करो वाला हिसाब ट्राई करते हैं। ओके, द पार्टीशन ऑफ बंगाल infuriated people all over India। All sections of the Congress, the moderate and the radicals, as दोनों जो नरम दल गरम दल वाले लोग थे, उन सारे लोगों के मुद्दे उठते हैं। as they may be called, opposed it। Large public meetings and demonstrations were organized and novel method of mass protest developed। The struggle that unfolded came to be known as the स्वदेशी movement। अब इसी के साथ साथ में दोनों लोग, चाहे पूरे भारत में ये मुद्दा फैल जाता है और नरम दल और गरम दल के लोग और जितने भी सारे नेता थे इस मुद्दे को उठाते हैं, अपोज करते हैं, काफी बड़ी बड़ी मास मीटिंग्स होती हैं, सभाएं होती, बैठक होती है और इसके खिलाफ स्ट्रगल होता है। और इस पे क्या एक स्वदेशी मूवमेंट चालू होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बंगाल, बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट होता है, बट विद द इक्वल्स एल्सवेयर टू। इन डेल्टिक आंध्रा फॉर इंस्टेंस इट वाज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट। तो आंध्रा के आसपास में ये जो था, इस मूवमेंट को क्या बोला गया? वंदे मातरम मूवमेंट बोला गया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर फोटो दिख रही है हमको, इस तरीके से मूवमेंट के लिए लोग बाग एकजुट होकर के इकट्ठे होकर के जा रहे हैं। थाउजेंड जॉइंड द डेमोन्स्ट्रेटिव ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। तो ये थी हमारी अभी तक की यहाँ पे स्टोरी। नेक्स्ट हम आगे के दूसरे पार्ट में देखते हैं। ओके, थैंक यू।